गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले जान लेते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है। इसके लिए मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो फंक्शन लेके उनका आलेख खींचते हैं और फिर उसके बारे में बात करेंगे। एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स फंक्शन का यह आलेख खींचे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग यहाँ बगल में खींचते हैं। चलिए यह आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्स डैश वाई और नीचे आपका यह वाई डैश, ठीक है। यह कुछ इस प्रकार से है। यह y बराबर में मान लेते हैं gx का आलेख है। तो पहले आलेख में क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग x का वैल्यू इंक्रीज करें, तो y का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हैं, मान लीजिए x का मान यह है तो y का मान इसके सामने देखो तो क्या होगा, ये होगा ना। अच्छा, अगर मान लो x का मान बढ़ गए, यहाँ आ गए, तो y का मान भी देखो क्या हो जा रहा है, y का भी मान यहाँ पे बढ़ जा रहा है, बढ़ गया ना, ये आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि x का मान इंक्रीज करने से y का भी मान इंक्रीज करते जा रहा है। या यूं कहे कि अगर x का मान घटते जाए, इधर क्यों रहा है, घटते जाए, आप x का मान घटते जाए तो y का भी मान घटते जाएगा। देख लो x का मान यहाँ जो है तो y का मान यहाँ हो रहा है, x का मान अगर यहाँ ले ले घट गए तो y का मान यहाँ पे आ जा रहा है। तो x बढ़ने से y बढ़ रहा है और x घटने से y घट रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन के नाम से इन्हें जानते हैं, ठीक है। यह आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से इसमें देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का मान बढ़ने से y का मान घट रहा है। कैसे, देखो अगर मान लो x का मान यह लेते हैं तो x का मान यह लेते हैं तो देखो क्या होगा, y का मान यह है, ठीक है, यही ना होगा y का मान। अच्छा, x का मान यह लिए बढ़ गए तो y का मान देखो घट गया ना। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, x का वैल्यू बढ़ने पे y का वैल्यू घट रहा है। या फिर ऐसे ये भी कह सकते हैं कि x का वैल्यू घटने पर y का बढ़ रहा है। देख लो x का वैल्यू यहाँ पे है, चलिए ये वैल्यू हो रहा है y का, और x का वैल्यू घट गए, यहाँ आ गए तो y का वैल्यू यहाँ बढ़ जा रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो x का मान घटने से y का मान बढ़े या x का मान बढ़ने से y का मान घटे, तो इस तरह के फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, यानी उल्टा कंडीशन हो जाए तब आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और इस तरह से आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अभी तो आपने बस ये जान लिया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। अब इसमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको क्लियर करनी है, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। अब बैठे तो ऐसे नहीं न रहेंगे कि हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ देखकर पता करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम लोग को जाननी है। अब चलिए एक फंक्शन लेते हैं, मान लीजिए एफ एक्स बराबर में एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, तो मैं इसका आलेख खींचता हूँ। मान लेते हैं मान y बराबर में एफ एक्स, यानी कि y बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसके कुछ वैल्यूज को निकालता हूँ, ताकि इसका ग्राफ पहले खींच सकूं। ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट भी ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, जो भी कुछ नए स्टूडेंट होंगे उनको समझाने के लिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ रहा है। चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x और y। x का वैल्यू अगर -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर +4 आ जाएगा। x का वैल्यू -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर +1 आएगा। 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। चलिए मैं इसका पहले यहाँ पे बगल में आलेख बना देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए x डैश y डैश 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, नीचे लेते हैं -1 -2 -3 -4। समझिए यहाँ पे x का -2 y का 4, x का -2 y का 4, -2, 4 यहाँ हो जाएगा, -2, 4, x का -1 y का +1, -1 +1, ये आपका -1 +1, x का 0 y का 0, 0 0 ये हो जाएगा 0 0, x का 1 y का 1, x का 1 y का 1, 1 1,
फिर x का 2y4, x का 2y4 आपका 2 4। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं इसका आलेख बनाऊं तो इसको मिलाऊं तो ऐसे कुछ मिलेगा, ऐसा एक परवलय बनेगा, है ना जी, इसको परवलय ही तो बोलते हैं ना। चलिए इस तरह का यह y बराबर एक्स स्क्वायर का आलेख हो गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ 0 से बड़ा, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, यानी इधर के लिए यहाँ देख रहे हैं कि x का मान, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा है तो देख रहे हैं कि x इंक्रीज करने पर y भी इंक्रीज कर रहा है, या x डिक्रीज करने पर y भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा के लिए देखें तो x का वैल्यू बढ़ने पे y का वैल्यू बढ़ रहा है। अगर मैं इधर की बात करूं, यानी कि x का वैल्यू जब 0 से छोटा है उसके लिए बात करूं, तो यहां देख रहा हूं कि x का वैल्यू घटने से y का वैल्यू बढ़ रहा है। x का वैल्यू घटने से, ये -1 -2 -3 ये घटते जा रहा है ना जी, तो x का वैल्यू घटने से y का वैल्यू बढ़ रहा है। तो हमने क्या देखा कि एक ही फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो जा रहा है और डिक्रीजिंग में हो जा रहा है, एक ही फंक्शन आपका इंक्रीजिंग में हो जा रहा है और डिक्रीजिंग में हो जा रहा है। तो यहां से हमें ये पता चला कि कोई एक विशेष फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों भी हो सकता है किसी विशेष अंतराल के लिए। तो यहाँ अंतराल क्या दिख रहा है, ये x का वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे अंतराल हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी के बीच, और यहाँ हो जाएगा -∞ से 0 के बीच। तो यहाँ इधर के लिए यह डिक्रीजिंग फंक्शन है और इधर के लिए इंक्रीजिंग है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कोई विशेष फलन आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है अलग अलग अंतरालों के लिए, इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। समझ गए ना। अब हम लोग एक एक करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के डेफिनेशन को देख लेते हैं और उसके आलेख को भी थोड़ा बहुत समझ लेंगे, और फिर इसमें कैसे क्वेश्चन बनाना है उन सभी चीजों के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन के डेफिनेशन को, परिभाषा को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं वर्धमान फलन के बारे में। वर्धमान फलन आप अंग्रेजी में ही नाम याद रखना, ठीक है। अभी तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग बाद चैप्टर में इंक्रीजिंग फंक्शन को ही कहेंगे या डिक्रीजिंग फंक्शन को ही कहेंगे। अब मैं वर्धमान और ह्रासमान, मुझे और लगता है यार बोलना, आपको भी और लग रहा होगा, उससे अच्छा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलना है, वर्धमान और ह्रासमान बोलने से आसान है। चलिए इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में देखते हैं। चलिए इसके लिए मैं मान लेता हूं, माना कि अंतराल I एक खुला अंतराल है, ठीक है। अंतराल I एक खुला अंतराल है जो फलन f के प्रांत का उपसमुच्चय है, यानी कि सबसेट है, उपसमुच्चय है। ठीक है, एक अंतराल I है जो खुला अंतराल है ना, जो फलन f का प्रांत का उपसमुच्चय है। ठीक है, यानी कि फंक्शन f का जो डोमेन होगा उसका यह अंतराल I जो है आपका सबसेट है। ठीक है, चलिए तो वर्धमान फलन कब कहलाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि अंतराल I में फलन f वर्धमान फलन कहलाता है, वर्धमान फलन कहलाता है यदि x1 छोटा हो x2 से, x2 से, तो क्या होना चाहिए, f(x1) छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए f(x2) के। ठीक है, समझ गए ना। अब चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि अगर x2 बड़ा हो x1 से, तो f(x2) का भी वैल्यू बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए f(x1) के, तभी वह फंक्शन वर्धमान फलन कहलाएगा। चलिए अब इसके आलेख से भी हम इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे 2 आलेख लिखता हूँ,
और उससे आपको बताता हूं वर्धमान फलन के बारे में। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, एक और यहाँ पे बगल में ले लेते हैं, बाद में इसका आलेख बनाता हूँ, पहले ये ले लेता हूँ, निर्देशांक अक्ष को ले लेता हूँ। ये आपका x हो गया, इधर आपका x डैश, यहाँ y और यहाँ y डैश। मैं कुछ इस प्रकार का यहाँ फंक्शन लेता हूँ, ठीक है, और इस पर मैं कुछ और विशेष प्रकार का थोड़ा फलन ले लेता हूँ। चलिए यहाँ देखिए, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं पहले फंक्शन में, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, देख रहे हैं कि x का मान बढ़ने से y का मान बढ़ रहा है, या x का मान घटने से y का मान घटते जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज मैंने दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। यहाँ पे अगर मान लो दो बिंदु, यही क्या दो बिंदु मैं लेता हूं x1 और एक बिंदु ले लेता हूं x2, तो x1 और x2 दोनों पर हम लोग क्या देख रहे हैं, y का वैल्यू सेम आ रहा है, y का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी कि fx फंक्शन का जो वैल्यू है वह सेम आ जा रहा है, फंक्शन fx में जो आपका वैल्यू आ रहा है वो सेम आ जा रहा है। तो हम लोग यहीं पे देख रहे हैं कंडीशन में कि fx1 बराबर भी हो सकता है fx2 के। ठीक है, यहाँ क्या कंडीशन दिया है कि अगर x1 छोटा हो x2 से, देख रहे हैं ना, x1 छोटा हो x2 से, तो fx1 fx2 के कभी कभी बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये आपका वर्धमान फलन है, और कब वर्धमान फलन है, कब होगा वर्धमान फलन, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर x1 x2 से छोटा हो तो fx1 का वैल्यू fx2 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, या x2 का वैल्यू x1 से बड़ा हो, इसी को उलट दिए, अगर x2 का वैल्यू x1 से बड़ा हो तो fx2 का भी वैल्यू fx1 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक बिंदु पे ये बढ़ रहा है ना, देख रहे हैं ना, ये हर एक बिंदु पे ये बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बराबर भी हो रहा है। तो इस अगर कहीं पे बराबर भी होगा ना किसी अंतराल में, किसी छोटे बिंदु पे या किसी छोटे अंतराल में, तभी वहां पे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन ही कहेंगे। तो ये आपका वर्धमान फलन है। और इसमें क्या हो रहा है कि x1, यहाँ देख रहे हैं x का मान बढ़ने से y का भी मान बढ़ते जा रहा है, x का मान बढ़ने से y का भी मान बढ़ते जा रहा है, तभी ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह का भी फंक्शन और इस तरफ का भी फंक्शन, दोनों प्रकार का फलन जो होगा आपका वर्धमान फलन और यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें बराबर का भी चिन्ह दिया हुआ है, दोनों कंडीशन में मैंने बराबर का भी चिन्ह इसीलिए दिया है कि कहीं कहीं पे बराबर भी हो सकता है, समझ गए ना। अब हम लोग चलिए अगले फंक्शन की ओर चलते हैं, अगला फंक्शन देखते हैं। तो अगले डेफिनेशन के लिए भी ये अंतराल आई चाहिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि माना कि अंतराल आई एक खुला अंतराल है जो फंक्शन f के प्रांत का उपसमुच्चय, ये हर एक के लिए चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा देखते हैं हम लोग, निरंतर वर्धमान फलन। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये कहां से आ गया, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है इसको समझिए। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूं पहले डिफिनेशन, फिर बात करेंगे। अंतराल आई के बारे में पता है कि यह एक खुला अंतराल है जो फंक्शन f के प्रांत का उपसमुच्चय, ठीक है, में फलन f निरंतर वर्धमान फलन कहलाता है यदि x2 बड़ा है x1 से, तो क्या होना चाहिए, fx2 बड़ा होना चाहिए, fx2 बड़ा होना चाहिए fx1 से। ये आपको पता है कि फॉर ऑल x1 x2 कहाँ बिलोंग करेगा, x1 x2 आपका बिलोंग करेगा अंतराल आई में। ठीक है, यहाँ क्या देख रहा है कि x2 अगर बड़ा हो x1 से, तो fx2 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए fx1 से, यानी कि सिर्फ इसमें बराबर का कंडीशन हट गया। यानी निरंतर वर्धमान का मतलब है कि हमेशा बढ़ना, कभी भी बराबर नहीं होना। निरंतर मतलब कि लगातार, हमेशा, जैसे कि इस फंक्शन में देख रहे हैं, ये वाला फंक्शन जो है ये आपका वर्धमान फलन तो है ही, इसको आप निरंतर वर्धमान फलन भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमेशा बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसमें यहाँ पे कुछ बिंदु हैं जिसके लिए आपका देख रहे हैं कि fx1 fx2 के बराबर हो जा रहा है।
होना ना। तो इस तरह के फलन को सिर्फ वर्धमान फलन कहेंगे, लेकिन इस तरह के फलन को निरंतर वर्धमान फलन या वर्धमान फलन भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया निरंतर वर्धमान। बस यहाँ पे बराबर का जो कंडीशन था वही हट जा रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर इसको ऐसे आप चाहो तो लिख सकते हो कि अगर x1 छोटा है x2 से तो f(x1) भी छोटा होना चाहिए f(x2) से। ठीक है, यानी आप बढ़ने पे बढ़ना चाहिए, घटने पे घटना चाहिए। दैट मीन्स वह वर्धमान फलन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो यही अगर इसमें सिर्फ बराबर का कंडीशन लग जाए तो वो सिर्फ वर्धमान फलन, और यह बराबर का कंडीशन हटा दिए ऐसे फंक्शन के लिए, तब यह निरंतर वर्धमान फलन कहलाएगा। बस यही फर्क है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं हास्यमान फलन। तीसरा आपका आ जाएगा हास्यमान फलन। हास्यमान फलन, हास्यमान फलन यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यही अंतराल लेंगे अंतराल आई के लिए। जो अंतराल आई जो है आपका एक खुला अंतराल है जो फंक्शन f के प्रांत का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं अंतराल आई में फलन f हास्यमान फलन कहलाता है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है यदि x2 अगर मान लो बड़ा है x1 से, तो इसका उल्टा हो जाना चाहिए। यहाँ पे f(x2) छोटा हो जाना चाहिए या बराबर होना चाहिए f(x1) के। देखे ना, यहाँ यह बड़ा हो रहा है तो यहाँ इसका वैल्यू उल्टा छोटा हो जा रहा है या बराबर हो रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? हास्यमान फलन कहेंगे। x1 x2 बिलोंग्स टू किससे? अंतराल आई में बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए तो यहां से क्लियर हो गया हास्यमान। मतलब कि अगर यहां देख लो x2 बड़ा है x1 से, तो f(x2) का वैल्यू छोटा होगा या बराबर होगा f(x2) के। तो इसका मैं यहाँ पे आलेख बना के आपको समझा देता हूँ। चलिए उसके लिए मैं यहाँ पे दो फंक्शन लेता हूँ और दोनों का आलेख यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। चलिए x डैश y और y डैश। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे कुछ डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका, या फिर मैं दूसरा एक फंक्शन ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए इसमें आप फर्क समझिए। x डैश y डैश, दोनों फंक्शन में क्या दिख रहा है कि x का मान बढ़ने से y का मान घटते जा रहा है, y का मान डिक्रीज होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कुछ बिंदुओं के लिए बराबर हो गया। मान लो यहाँ पे दो बिंदु इसके सामने, मैं यहाँ पे एक x1 ले लूँ और यहाँ पे x2 ले लूँ। तो कुछ बिंदु पे देखिए x1 और x2 पे दोनों की कंडीशन पे यहाँ पे y का वैल्यू सेम है, तो इसीलिए बीच में इक्वल का भी साइन आ गया है कि अगर x2 बड़ा हो x1 से, तो देखिए x2 बड़ा है x1 से, लेकिन इनके वैल्यू आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर हो या उससे छोटा हो। ठीक है, अगर x2 बड़ा है x1 से तो f(x2) का वैल्यू उसके बराबर हो, f(x1) के बराबर हो या उससे छोटा हो, तब वो आपका हास्यमान फलन कहलाएगा। यहाँ देखिए आप क्या देख रहे हैं कि x का मान बढ़ने से y का मान घटते जा रहा है, x का मान इंक्रीज करने से y का मान डिक्रीज कर रहा है, तब भी आपका हास्यमान फलन, यानी कि यह भी हास्यमान फलन है और यह भी आपका हास्यमान फलन है। तो अब इसी प्रकार से मैं निरंतर हास्यमान फलन की भी बात कर लेता हूँ। चलिए तो उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे 4 नंबर में आपका निरंतर हास्यमान फलन, निरंतर हास्यमान फलन यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए नाम से ही पता चला है निरंतर यानी कि हमेशा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अंतराल आई, यही अंतराल आई की बात करें, अंतराल आई में फलन f निरंतर हास्यमान फलन कहलाता है यदि मान लो x2 बड़ा है x1 से, तो f(x2) का वैल्यू छोटा होना चाहिए f(x1) से।
उल्टा हो गया, बस यहाँ पे बराबर का कंडीशन हट गया है और कुछ पिछले जो आपका हास्यमान फलन का था ना वही चीज आ गया है, बस यहाँ पे इक्वल का चिन्ह हट गया। यानी कि यह वाला फंक्शन यहाँ देख रहे हैं कि x का मान बढ़ने से y का मान घटते जा रहा है। डेट मीन्स यहाँ पे इस तरह के फंक्शन को ही हम लोग निरंतर हास्यमान फलन कहेंगे, ठीक है। और इस तरह के फंक्शन को आप क्या कहेंगे, हास्यमान फलन। हास्यमान फलन यह भी है, लेकिन ये हास्यमान भी है और निरंतर हास्यमान भी है, मतलब हमेशा घटते जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि बराबर भी हो रहा है, तो इसलिए सिर्फ ये हास्यमान फलन है, निरंतर हास्यमान फलन नहीं है। तो क्लियर हो गया ये चारों। चलिए अब हम लोग आगे इसमें बहुत सारी अभी चीजें हैं उनको देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि किसी बिंदु पर वर्धमान और हास्यमान फलन के बारे में। यहाँ देखिए हेडिंग दी है कि एक बिंदु पर वर्धमान और हास्यमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट। किसी बिंदु पर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे होगा उसके बारे में हम लोग कैसे जांच करेंगे, उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए तो मैं मान लेता हूं, माना ए एक बिंदु है, ए एक बिंदु है जो फलन f के प्रांत का एक तत्व है या प्रांत में है ना, फलन f के प्रांत में है, ठीक है। यानी कि a जो है ना, a इसका मतलब यह हुआ कि a ऐसे कह सकते हैं कि बिलोंग्स कर रहा है डोमेन ऑफ फंक्शन f। ए एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है फंक्शन f के डोमेन में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि अंतराल i एक खुला अंतराल है जिसमें a शामिल है, मतलब कि a एलिमेंट इस अंतराल i में मौजूद है। यानी इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि अंतराल i जो है आपके डोमेन f का सबसेट है। अंतराल i जो है वो आपके डोमेन f का सबसेट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, मान लीजिए ये आपका एक रेखा हो गया, यानी कि ये आपका रियल लाइन हो गया। यहाँ पे इस रियल लाइन पर एक बिंदु है, इस बिंदु A पर कोई फलन वर्धमान और हास्यमान यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा उसके बारे में कैसे जांच करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि अंतराल I एक खुला अंतराल और जिसमें A शामिल है। यानी कि यहाँ पे एक मैं अंतराल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक वैल्यू इधर लेता हूँ जो आपको a माइनस एच को दर्शा रहा है, ठीक है। यानी कि h क्या है, यहाँ h जो है आपके 0 से बड़ा एक छोटा सा क्वांटिटी है और यहाँ जो है a प्लस एच को यह बिंदु दर्शा रहा है। h 0 से छोटा है तो a माइनस एच यहाँ हो जाएगा और a प्लस एच इधर हो जाएगा। यानी ये ही आपका अंतराल I है, अंतराल I को यही निरूपित कर रहा है। यानी कहने का मतलब अंतराल I का मतलब क्या है, वह आपका अंतराल a माइनस एच और a प्लस एच खुला अंतराल है ना। यानी कहने का मतलब कि इसको भी a माइनस एच को भी शामिल नहीं करना है और a प्लस एच को भी शामिल नहीं करना है, इसके बीच के बाकी बिंदुओं के लिए। समझ रहे ना बात को। चलिए तो यह फंक्शन f हास्यमान और वर्धमान कब कहलाएगा बिंदु A पर, इसके बारे में बात करते हैं। यदि x2 बड़ा हो x1 से, आपने पहले पढ़ा है तो, और fx2 बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए fx1 के, ये हम देखे हुए हैं ना जी, अभी इसके पहले बताया हुआ था मैंने, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि फंक्शन f जो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब तो हम लोग यहाँ x1 x2 नहीं ले रहे हैं, एक बिंदु की बात कर रहे हैं, तो इसी में थोड़ा सा हम लोग चेंज लेके चले आएंगे। इसके लिए थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे हम लोग। इसको दो तरह से दिखा सकते हैं। एक ऐसे कह सकते हैं कि यदि अंतराल I में
I में फलन f वर्धमान हो तो f वर्धमान फलन कहलाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस अंतराल में, किसमें, a माइनस एच और a प्लस एच, इस अंतराल में अगर फलन f वर्धमान हुआ तो वर्धमान कहलाएगा, हास्यमान है तो हास्यमान कहलाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे इस अंतराल में निरंतर वर्धमान है तो निरंतर वर्धमान कहलाएगा, निरंतर हास्यमान है तो निरंतर हास्यमान कहलाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, या दूसरे तरीके से कैसे इसको दर्शा सकते हैं, दूसरे तरीके से हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि अगर x2 बड़ा है x1 से और f(x2) का वैल्यू बड़ा है या बराबर है f(x2) के, और यहाँ a मान लेते हैं कि जो x1 x2 माने हैं ना, वह बिलोंग्स कर रहा है किस में, इस अंतराल में, a माइनस एच में और a प्लस एच में, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो अगर x2 का वैल्यू x1 से बड़ा हो तो f(x2) का वैल्यू अगर f(x1) से बड़ा निकल जाए या बराबर हो जाए तब वो फंक्शन वर्धमान कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये वर्धमान के लिए हो गया, उसी तरह से निरंतर वर्धमान के लिए क्या हो जाएगा, तो इसी में x2 बड़ा है x1 से और f(x2) का वैल्यू बड़ा हो जाए f(x1) से, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू किससे, a माइनस एच और a प्लस एच, तब यह निरंतर वर्धमान कहलाएगा। तो सिंपल है वर्धमान और हास्यमान समझना किसी बिंदु के लिए भी। तो बिंदु में क्या देखना होगा कि उस बिंदु को शामिल करने वाला कोई अंतराल आई लेंगे, ठीक है। उस अंतराल में अगर वह फंक्शन वर्धमान हो रहा है तो वर्धमान होगा, हास्यमान हो रहा है तो हास्यमान होगा, निरंतर वर्धमान हो रहा है तो निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर हास्यमान हो रहा है तो निरंतर हास्यमान होगा। तो बिंदु के लिए कोई सोचने वाली बड़ी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेसिक चीज है, इसको जानना बहुत आसान है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे भी चैप्टर में चर्चा करेंगे। मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो में आपको इतना ही रहने दूं। ये तो समझ गए, ये वर्धमान के लिए मैंने बताया, ये निरंतर वर्धमान के लिए। उसी तरह से आप हास्यमान के लिए भी देख सकते हैं कि अगर x2 बड़ा है x1 से तो अगर f(x2) छोटा हो जा रहा है या बराबर हो जा रहा है f(x1) के, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a माइनस एच और a प्लस एच, तो ये क्या कहलाएगा, आपका हास्यमान फलन कहलाएगा। यही आपका यह इक्वल का साइन खाली इसमें से हट जाएगा तो निरंतर हास्यमान फलन कहलाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये भी उसी के तरह है, ठीक है। किसी अंतराल में चेक करो या बिंदु पे चेक करो, तो बिंदु के लिए भी देख रहे हैं ना, आपको अंतराल ही लेना पड़ रहा है, ठीक है। एक छोटा अंतराल ले रहे हैं, एक छोटा अंतराल यहाँ पे हम लोग लेके उस पर चेक करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे अभी तो हमें पता चल गया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, वास्तविक मतलब हम लोग समझ गए, ग्राफ से समझ गए, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे अभी हम लोग बनाएंगे, उसके लिए कुछ और भी डेफिनेशन है, उन चीजों को समझना होगा, तभी जाके हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उसी मेथड से बनाएंगे। अभी आप कोई नियम नहीं जाने हो, अभी आप बस समझे हो कि वर्धमान, हास्यमान, निरंतर वर्धमान और निरंतर हास्यमान फंक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कब उनको देखे कैसे पता चलेगा, बस यही अभी आप समझे। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए कोई रूल नहीं देखे हैं, जो आप अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।